रॉबर्ट वडेरा साहब के कुछ कंपनियों के दस्तावेज आपके सामने रखे थे और उनसे जुड़े हुए कई सवाल फिर खड़े हुए। कई बार ये पूछा गया कि इसके सबूत क्या है, कई बार ये पूछा गया कि इसमें है क्या। उनके बारे में आज हम कुछ और चीजें लेकर आए हैं, कुछ और मुद्दे लेकर आए हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं रवि से रिक्वेस्ट करूंगा क्यों रखें। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा जी की 5 कंपनियों के कागज़ देश के सामने रखे थे और ये दिखाया था कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी को डीएलएफ से ढेरों फ़ायदे दिए जा रहे हैं, किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी की 50 लाख रुपए की दौलत बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गई 3 साल के अंदर। तो हमसे एक प्रश्न पूछा गया कि भाई हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को क्या क्या फ़ायदे पहुंचाए। अब हम कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, हमारे पास कोई जांच की प्रक्रिया भी नहीं है। उसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर इस देश की आम जनता ने, मैंगो पीपल ने बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सबूत भेजे हैं और उन्हीं सबूतों के ये जो हमारे पीछे साथी खड़े हैं, ये सारे मानेसर के, वजीराबाद के और गुड़गांव के कई इलाकों के किसान हैं जिनकी ज़मीनें गई है। इन सब लोगों ने सबूत दिया हम लोगों को। इस देश की जनता जो त्रस्त है इन पावरफुल, इन शक्तिशाली लोगों की वजह से, इन्हीं सब लोगों ने सबूत दिए हैं और वही सबूत आज हम आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्या हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में किसी तरह का नेक्सस है, किसी तरह की सांठगांठ है, किसी तरह का रिश्ता है। ये साबित होता है इस बात से, ये हम नहीं कह रहे कि दोनों के बीच में रिश्ता है, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है कि डीएलएफ के और हरियाणा सरकार के बीच में एक मैलाफाइड नेक्सस है। गुड़गांव में 30 एकड़ जमीन थी, उसके ऊपर अस्पताल बनना था। ये उस अस्पताल के बनने की नोटिफिकेशन है कि ये अस्पताल बनना था। ये अभी अभी कॉपी आई है 5 मिनट पहले। ये सबूत इतने आ रहे हैं हम लोगों के पास, चारों तरफ से हर मिनट दर मिनट हमारे पास सबूत आ रहे हैं। ये अभी 5 मिनट पहले कॉपी आई है कि 30 एकड़ जमीन पे अस्पताल बनना था। हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय डीएलएफ को 7 मार्च 2007 को 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे एससीजेड बना लीजिए। ये लोग सब दुखी हो गए, हाई कोर्ट गए और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ना केवल उस एससीजेड को कैंसिल कर दिया, पर हरियाणा सरकार के बारे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये गौर करने वाली बात है। The aforesaid facts alone are enough to establish the nexus of Messrs DLF Limited with the government to grab the property in question। कि ये साफ साफ इस केस के सारे तथ्य साफ साफ जाहिर करते हैं कि हरियाणा सरकार और डीएलएफ के बीच में एक नेक्सस है, एक गलत किस्म का सांठगांठ है। In fact, the subsequent facts of granting necessary approvals for setting up SEZ was an attempt to cover the whole malified action of government of Haryana. There was a nexus between the government and the respondent number 4 and 5, which is DLF, to grab the land in question, and everything was facilitated to give the same a legal cover. It is not understandable as to why the state of Haryana is showering favor on DLF. In any case, it has been proved that the power of acquisition has been used for a colorable purpose। ये जमीन जो है ये गलत उसके लिए एक्वायर की गई है, पब्लिक पर्पस का नाम देके इन्होंने गलत एक्वायर किया है, ऐसा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कह रहे हैं। Even this court in CWP number 1620 of 2010 has found that the land in question in that case also was acquired on the pretext of public purpose with the real object of handing it over to DLF। एक और केस की बात कर रहे हैं, उसमें भी DLF को जमीन दे दी थी उन्होंने,
और वो भी गलत दी थी। पंजाब और हरियाणा का कोर्ट ने उसको भी कैंसिल कर दिया था। In the aforesaid judgment, this court also observed that the state and its officers are tilted in showering favors on the DLF. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ये शब्द जो है ये साफ साफ जाहिर करते हैं कि हरियाणा सरकार और DLF के बीच में कितना गहरा रिश्ता है और गलत किस्म का रिश्ता है। ये जो SEZ बनने वाला था 9 मार्च 2007 को SEZ बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने परमिशन दी। उसके 1 महीना पहले 2 फरवरी 2007 को DLF वालों ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था DLF SEZ होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसी कंपनी में 1 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन जाते हैं। ही इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। जो SEZ बनाने वाली कंपनी थी उस कंपनी के अंदर 1 साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर आप इसके पेज नंबर 10 पे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको दिए गए, पेज नंबर 10 पे जो मार्क किया इसमें लिखा शेयर्स इन DLF SEZ होल्डिंग लिमिटेड, 2.5 लाख रुपए के 25,000 शेयर उन्होंने खरीदे। टोटल 50,000 शेयर इस कंपनी में थे, जिसमें से 25,000 शेयर रॉबर्ट वाड्रा जी ने खरीद लिए। लेकिन उसके 1 साल के अंदर, 1 साल बाद उन्होंने वो शेयर बेच दिए वापस DLF को। इस 1 साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने किस तरह से क्या क्या फायदा पहुंचाया, ये जांच करने का विषय है। ऐसा तो नहीं कि 10 रुपए के शेयर खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए। इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो इतनी हम लोग तो ऐसा कर लेते हैं कि चलो थोड़ी बहुत बचत हो गई, खरीद लिए बेच दिए। इतने बड़े बड़े लोग 25,000 रुपए शेयर 25,000 शेयर 10 रुपए के खरीद के 10 रुपए में नहीं बेचते। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहानी है। और ये डेट्स जो मैच कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ये भी अपनी कोई कहानी बयां करती हैं। 350 एकड़ जमीन 1700 करोड़ रुपए की, 350 एकड़ गुड़गांव की जमीन 1700 करोड़ की तो कुछ भी नहीं होती है, वो उठा के हरियाणा सरकार ने DLF को दे दी। किसानों से तो ली गई है 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, और DLF को दी 5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से। किसानों के साथ भी धोखा हो गया। किसानों को 5 करोड़ क्यों नहीं दिए गए? ये इसके ऊपर जब हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया था तो DLF ने जवाब भेजा था। उन्होंने कहा, और हुड्डा साहब ने भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, जी इसमें तो इंटरनेशनल बिडिंग हुई थी, ये हमने DLF को सीधा सीधा नहीं दिया। अभी जो कागज़ हमारे पास आए हैं उसमें पता चला हाँ इंटरनेशनल बिडिंग तो हुई थी, लेकिन उसमें 3 बिड आए थे। एक बिड आया था कंट्री हाइट्स का, एक DLF का और एक यूनिटेक का। तीनों बिडर्स के टेक्निकल बिड्स खोले गए और खोलने के बाद ये डिसाइड किया भाई जिसका गोल्फ बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो। तो DLF का केवल एक्सपीरियंस था, बाकी दोनों का नहीं था, तो दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उनके फाइनेंशियल बिड्स खोले ही नहीं गए। भाई या तो आप कंडीशन पहले लगाओ टेंडर इनवाइट करने के पहले, लेकिन टेक्निकल बिड खोलते वक्त अगर आप नई कंडीशन लगाते हो तो एक शक तो मन में आता है कि आपने तय कर लिया ठेका किसको देना है, फिर आप ढूंढ रहे हैं तरीका कि किस तरह से बाकियों को डिस्क्वालीफाई करें। ये पेज नंबर 6 पे अगर आप आएंगे तो ये बिड जो खोले गए थे उसका लेखा जोखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि गोल्फ बनाने का एक्सपीरियंस, गोल्फ कोर्स बनाने का एक्सपीरियंस यूनिटेक को और कंट्री हाइट्स को नहीं था, इसलिए इन दोनों को हम ख़त्म कर रहे हैं, इन दोनों का हम बिड नहीं खोल रहे। फाइनेंशियल बिड्स खोले ही नहीं गए। लेकिन एक वेबसाइट से हमें पता चला कि इन दोनों कंपनियों के बिड DLF से कहीं ज़्यादा थे, तो इस वजह से सरकार को नुकसान भी हुआ। सबसे सस्ते वाले को दे दिया जबकि सबसे महंगे वाले को देना चाहिए था। ये 350 एकड़ में 75 एकड़ जमीन जो है वो हुड्डा की थी। हुड्डा का क्या काम है? हुड्डा का काम है हरियाणा में आम लोगों के लिए फ्लैट बनाना, दुकानें बनाना, प्लॉट काटना। तो हुड्डा ने ये जमीन 75 एकड़ जो जमीन है वो हुड्डा ने कुछ साल पहले गुड़गांव के किसानों से
भूमि अधिग्रहण की थी, किसानों से ली गई थी। और किस कारण से ली गई थी, ये पेज नंबर 7 के ऊपर है। कहा सड़कें बनाएंगे आपके लिए घर बनाएंगे, नेमली फॉर द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर सेक्टर रोड बिटवीन सेक्टर 4254 एंड सेक्टर 4353 along with land under नाला क्रीक along the above sector। सड़क बनाने के लिए, नल्ला कवर करने के लिए, इनके लिए ज़मीन ली गई थी। और ये सारी की सारी ज़मीन उठा के डीएलएफ को दे दी। कोई सड़क नहीं बनाई गई, कोई नल्ला कुछ नहीं, कोई सेक्टर नहीं काटे गए, कोई घर नहीं काटे गए। तो ये तो धोखा हुआ सबके साथ। किसानों के साथ धोखा हुआ जिनकी ज़मीनें छीनी गई, और आम जनता के साथ धोखा हुआ जिनके लिए घर बनाने थे। और हुडा ने ये सारी की सारी ज़मीन उठा के और ये डीएलएफ को उठा के देगी। बाकी 275 एकड़ जो ज़मीन थी, वो 275 एकड़ ज़मीन एचएसआईडीसी की थी। एचएसआईडीसी का क्या काम है? उनका काम है इंडस्ट्री के लिए प्लॉट काटना, नई फैक्ट्री कोई लगाना चाहता है उसके लिए प्लॉट काटना। एचएसआईडीसी ने 275 एकड़ ज़मीन, वनों की ज़मीन, अरावली प्लांटेशन के अंडर जो ज़मीन थी वो सारी फॉरेस्ट लैंड ये कवर्ड थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से किसी भी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए नहीं हो सकती। वो सारी ज़मीन उठा के इन्होंने डीएलएफ को दे दी। और हरियाणा सरकार ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, ये जो इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये परमिशन हम लेके दे देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ले देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले देंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी परमिशन हम लेके देंगे। और परमिशन अभी आई नहीं थी और 350 एकड़ ज़मीन उठा के उन लोगों को दे दी, पोजीशन उन लोगों को दे दिया। आखिर इतनी क्या बेताबी थी हरियाणा सरकार को डीएलएफ के लिए? एक और बात कह रहे हैं ना कि हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को क्या फायदे पहुंचाए, फायदे पे फायदे बता रहे हैं अभी हम लोग। गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2025 ये अभी ऑपरेशन में है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने एक और प्लान बना लिया 2031 का। उसमें डीएलएफ का फेज 5 जो है, उस डीएलएफ के फेज 5 में पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ा के 250 से 625 कर दी, जिसका मतलब कि एफएआर जो है वो कई गुना बढ़ गया। ये फायदा केवल डीएलएफ के लिए। पूरे प्लान के अंदर कई जगह उन्होंने थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाया है, लेकिन 625 इतना हाई इंक्रीज उन्होंने कहीं नहीं किया, केवल डीएलएफ के फेज 5 में किया है, विच क्लियरली शोज कि ये डीएलएफ को इलीगल फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये मानेसर के किसान खड़े हुए हैं, इनके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। 2007 के अंदर इन्होंने नोटिस निकाला सरकार ने कि हम वहाँ पे सेक्टर काटने के लिए और अन्य काम के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। जैसे ही नोटिस निकाला, लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गई। सरकार 12 लाख रुपए एकड़ का दाम दे रही थी। उस टाइम डीएलएफ की 6 फ्रंट कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां वहां पे किसानों से जमीनें खरीदने लगी। वो 20 लाख एकड़ दे रही थी, तो नेचुरली किसान जो है दौड़ा दौड़ा इन कंपनियों के पास जाएगा। उस टाइम मार्केट रेट बहुत ज़्यादा था उसका, लेकिन किसानों के पास चारा नहीं था। जमीन अधिग्रहण होने वाली है, सरकार का डंडा सर पे है। कुछ किसानों ने फिर भी नहीं दी, तो सेक्शन 6 का नोटिस दे दिया, फिर सेक्शन 9 का नोटिस दे दिया। तो जितने बचे हुए किसान थे, सब लोगों ने अपनी हार के इन छोटी छोटी कंपनियों को जमीन दे दी कि सरकार तो 12 लाख रुपए में लेगी, 20 लाख में दे देते हैं इन लोगों को, थोड़ा तो फायदा हो जाएगा। 26 अगस्त 2007 को अवार्ड का दिन था, जब सबको पैसे देने थे जमीन के, जमीन अधिग्रहण के। जमीन अधिग्रहण हो गई तो जमीन तो लोगों ने दी नहीं, सारी जमीनें कंपनी को दे दी। 2 दिन पहले फ्रॉड करके हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी। जब सारी की सारी जमीन इन 6 कंपनियों के पास पहुंच गई, उसके बाद सरकार ने वो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी। ये क्लियरली दिखाता है कि हरियाणा सरकार जो है डीएलएफ की एजेंट बन गई है। वो सरकार जनता की सरकार नहीं बची है, वो डीएलएफ की एजेंट बन गई है। किस तरह से धोखा देके लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स चालू की गई, और 6-7 महीने के अंदर जब सारी के सारे लोग डिस्ट्रेस सेलिंग जिसको कहते हैं, जब दौड़े इन कंपनियों के पास, और वो सारी ये लोग बेचारे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इसके ऊपर अब स्टे लगा दिया। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका उस तरफ दिलाना चाहूंगा। डीएलएफ ने कुछ जवाब भेजे थे अभी कुछ दिन पहले।
उन्होंने कहा था कि हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिए हैं, अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिए हैं। अगर आप पेज 11 पे आइए, पेज 11 पे साफ साफ लिखा है लोन फ्रॉम डीएलएफ लिमिटेड 5 करोड़। ये क्या है? और इसी का कॉरेस्पॉन्डेंस जो इन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल किया उसमें लिखा है कि ये अनसिक्योर्ड लोन है। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने 50 करोड़ रुपए का एक एडवांस दिया है। कहते जी ये 50 करोड़ रुपए का एडवांस तो हमने जमीन खरीदने के लिए दिया था। हम रॉबर्ट वाड्रा जी से जमीन खरीद रहे थे मानेसर की, और हमने 50 करोड़ रुपए का एडवांस दे दिया। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो 90% 58 करोड़ रुपए, कहते हैं 58 करोड़ रुपए की जमीन थी, 50 करोड़ एडवांस दे दिया। वो एडवांस डीएलएफ के पास 2 साल तक पड़ा रहा और जमीन भी पड़ी रही। ना जमीन ली डीएलएफ वालों ने, ना एडवांस वापस लिया। इतनी दरिया दिली तो हमने बिजनेस में कभी नहीं देखी। और कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं वो रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ। अगर आप पेज नंबर 13 पे देखेंगे, इसमें लिखा है एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ मानेसर लैंड। ये 31 मार्च 2010 का है। उसके बाद पेज 14 पे आएंगे, ये 2011 का है। इसमें भी वो एडवांसेस रिसीव्ड में 58 करोड़ रुपए की वो जमीन है। और पेज 15 पे आएंगे तो इसमें आप देखेंगे लैंड एट मानेसर एज इट इज बरकरार है, वो उनके पास पड़ी हुई है लैंड। तो 2 साल तक आपने इंटरेस्ट फ्री पैसा दे दिया। आप उसको अनसिक्योर्ड लोन बोल लो, आप उसको इंटरेस्ट फ्री लोन बोल लो, आप उसको एडवांस बोल लो, शब्द जो मर्जी इस्तेमाल कर लो, कान को ऐसे पकड़ लो या वैसे पकड़ लो, बात तो वही है कि आपने 50 करोड़ रुपया दे दिया, उनको कह दिया भाई इंटरेस्ट मत देना हमको और जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो। तो 2 साल तक ना इंटरेस्ट लिया और ना उनसे जमीन ली। अब ये 2011 तक का हमारे पास है। उसके बाद भी पता नहीं जमीन ली कि नहीं ली, क्योंकि उसके बाद की वेबसाइट के ऊपर, आरओसी की वेबसाइट पे इनकी बैलेंस शीट्स नहीं है। फिर ये 10 करोड़ लोन डीएलएफ ने, ये कई सारे लोन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो कहते हैं ना अनसिक्योर्ड लोन नहीं दिया, ये अनसिक्योर्ड पे अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं। हमने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 65 करोड़, अब जब और खोदने बैठे तो पता चला 65 नहीं है 85 करोड़ है, बहुत ज्यादा है। ये सारा आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, मैं सारा नहीं बता रहा। फिर ये कहते हैं अरालिया का जो अपार्टमेंट है, जो रॉबर्ट वाड्रा जी अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, ये कहते हैं कि ये अपार्टमेंट जो है ये तो इनकी बैलेंस शीट के हिसाब से ये 89 लाख में लिया गया है। ये कहते हैं नहीं 89 लाख में नहीं लिया, हमने तो 11 करोड़ का दिया इनको। तो ये बैलेंस शीट अगर आप देखें इनकी 16 पेज पे आ जाइए आप। 16 नहीं है, नहीं 18 नंबर पेज पे आप देखेंगे अरालिया अपार्टमेंट B1115 89,41,000। आप देख रहे हैं 18th पेज पे अरालिया, नीचे मार्क किया हुआ हम लोगों ने, अरालिया अपार्टमेंट B1115 89 लाख का। तो ये 89 लाख का इसमें था, इसमें सब सिग्नेचर है रॉबर्ट वाड्रा जी के नीचे कि 89 लाख का था अरालिया अपार्टमेंट। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगले साल मार्च 2011 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक स्टोरी कर दी इनकी प्रॉपर्टीज को लेके। बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको संसद में उठाने की कोशिश की तो ये चौकन्ने हो गए। तो 2010-2011 का एक एंडिंग जो है उसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपए इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। पेज नंबर 17 पे अगर आप आएंगे, पेज नंबर 17 पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी एट अरालियाज एडिशन डिडक्शन 8.5 करोड़ रुपए इन्होंने इसके अंदर ये कहां से आए 8.5 करोड़ रुपए, क्यों इंट्रोड्यूस किए? डीएलएफ वाले तो कहते हैं हमने ये प्रॉपर्टी 2008 में बेच दी थी इनको, 2008 में पैसे हमने सारे ले लिए थे इनसे और इनको पोजीशन दे दी थी। तो ये 2010-11 के अंदर ये 8.5 करोड़ रुपए इस बैलेंस शीट के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस कर दिए इस प्रॉपर्टी में? तो ये बेसिकली कागज पत्री ठीक करने के लिए किए हैं उन्होंने। जब पकड़े गए, इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने पकड़ लिया तो फिर ये इसको ठीक करने में लग गए। और मैग्नोलियाज कहते हैं जी हमने तो इनको 10,000 रुपये स्क्वायर फुट पे बेचा था। 10,000 स्क्वायर फुट के हिसाब से तो एक फ्लैट की कीमत ही 5 करोड़ आती है, जबकि इन्होंने तो 7 फ्लैट बेचे हैं। बैलेंस शीट में पेज नंबर 19 पे साफ साफ लिखा हुआ है डीएलएफ लिमिटेड 7 फ्लैट्स मैग्नोलियाज
7 फ्लैट 5 करोड़ में बेचे हैं। साफ साफ या तो आपने बैलेंस शीट गलत फाइल की है, आपने झूठी बैलेंस शीट फाइल की है, और अगर ये सच्ची बैलेंस शीट है इसमें साफ साफ लिखा है DLF लिमिटेड 7 फ्लैट्स मैग्नोलियाज। तो एक फ्लैट की कीमत में 7 फ्लैट इन्होंने बेच दिए। अब क्या होना चाहिए? हमने कुछ उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से हरियाणा सरकार DLF को फायदे पहुंचा रही है, थोड़े से उदाहरण दिए हैं, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, जब से हमने पिछली कॉन्फ्रेंस किया इतने लोग कागज़ ले लेके फाइलें लेके आ रहे हैं। हम ये आज डिमांड करते हैं कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर वाइट पेपर निकाले कि DLF को मौजूदा हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर क्या क्या फ़ायदे पहुंचाए हैं। मोटे मोटे तौर पे 5 तरह के फ़ायदे पहुंचाए हैं। बहुत सारी ज़मीन DLF की कंपनियों के नाम पे रिलीज़ की गई है। पंचायतों की ज़मीन DLF की कंपनियों के नाम पे रिलीज़ की गई। गवर्नमेंट ऑफ HICDC की ज़मीन जो है वो DLF की कंपनियों को ट्रांसफ़र की गई है। DLF की कंपनियों के लिए FAR बढ़ा दिया गया है और DLF की कंपनियों के लिए लैंड यूज़ बदल दिया गया है कई जगह। इन 5 मुद्दों के ऊपर DLF की कंपनियों के क्या क्या फ़ायदे पहुंचाए गए, इस पे हम लोग डिमांड करते हैं कि वाइट पेपर होना चाहिए। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, अगर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती ना तो ये कंपलसरी केस था स्क्रूटिनी का, और शायद झंडेवालान यूनिट जो है, झंडेवालान वाले रेड मारते हैं, ये फिट केस था इनकम टैक्स की रेड के लिए। लेकिन जिस देश के वित्त मंत्री खड़े होकर कह दें कि भाई उन्होंने इनकम टैक्स सब ठीक फाइल किया है। चिदम्बरम साहब इस इनकम टैक्स ऑफिसर हैं क्या इसके, रॉबर्ट वाड्रा जी के? वो इनकी स्क्रूटनी करते हैं, वो इनकी असेसमेंट करते हैं क्या? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को कोई पावर नहीं दी गई है, लेकिन वो एक मैसेज भेज रहे हैं नीचे के ऑफिसर्स को, कोई हिम्मत मत करना इनकी इनकम टैक्स रिटर्न को टच करने की। फाइनेंस मिनिस्टर जिस देश का खड़ा होकर कह दे नहीं नहीं इसकी रिटर्न ठीक है, किस ITO की हिम्मत है जो इसको छू देंगे? किस ITO की हिम्मत है जो 143(2) का नोटिस भेज देंगे इनको स्क्रूटनी के अंदर? कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ये फिट केस है रेड मारने के लिए, ये फिट केस है पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के लिए। क्या रॉबर्ट वाड्रा जी ने भ्रष्टाचार किया? इसके लिए मैं शांति जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, पिछली दफा जब ये बहुत से कागज रिलीज किए गए थे जिससे ये साफ पता चलता था कि DLF कंपनी ने DLF ने वाड्रा जी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया, 300 करोड़ का फ़ायदा पहुंचाया। तो सरकार के मंत्रियों ने कहा कि DLF कंपनी प्राइवेट कंपनी है, वाड्रा भी प्राइवेट पर्सन है, तो अगर उन्होंने फ़ायदा पहुंचा दिया तो इसमें कोई जुर्म क्या बनता है जिसके बारे में हम कुछ एक्शन लें। तो ये हमने इस नोट में ये बात डाली है कि कैसे जुर्म बनता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत सारी धाराएं हैं, हो सकता है कि सरकार के मंत्रियों ने सारी धाराएं न पढ़ी हों, तो इसलिए हमने धारा 9 के ऊपर देश का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें ये लिखा है अगर कोई प्राइवेट आदमी दूसरे प्राइवेट आदमी को कोई बेनिफिट देता है और उसकी मंशा ये है बेनिफिट देने से, ये बहुत असरदार आदमी है, इसका असर हमें कहीं मिल जाएगा, कोई सरकारी मदद लेने से मिल जाएगा, तो इस तरह से प्राइवेट आदमी का प्राइवेट जने को रुपया देना भी दफा 9 में एक बड़ा संगीन जुर्म बनता है, जिसमें कम से कम सजा 6 महीने की है और ज़्यादा सजा 5 साल की है। अब ये कि अगर कोई सैकड़ों करोड़ रुपया किसी को दे रहा है तो इसमें क्या माना जाएगा? कॉमन सेंस किसी की क्या कहती है, किस लिए देगा? और जो ऐसा व्यक्ति है कि बड़ा असरदार, यानी जो UPA के चेयरपर्सन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का दामाद है, तो पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो अगर उसको कोई इतना बड़ा फ़ायदा देगा तो ये जाहिर है कि वो इसी मंशा से देगा
कि इसका हम किसी समय राजनीतिक फायदा, क्योंकि भाई इसका तो बहुत असर है केंद्र की सरकार पे, जो कांग्रेस की सरकार है सब पे फायदा उठाएंगे। अब ये कॉमन सेंस की बात, लेकिन इसको भी कानून में, एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114 है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब कुछ वाकयात ऐसे हों तो अदालत उसमें प्रिज्यूम कर सकता है कि क्या हुआ होगा। जैसे आप कर सकते हैं, अदालत को भी अख्तियार दिया गया है सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट में कि सारे सर्कमस्टांसेस को देख के क्या हुआ होगा वो प्रिज्यूम कर सकता है। तो कोई भी अदालत जिसको ये पता लगेगा कि मुफ्त में डीएलएफ ने एक रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, इनको अगर बहुत रुपया दे दिया, बहुत बेनिफिट दे दिया, तो किस लिए दिया होगा, किस मंशा से दिया होगा, उस मंशा के लिए प्रेज्यूम करेगा कोर्ट कि ज़रूर इन्होंने इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूटिलाइज करने के लिए दिया होगा, और वो बिल्कुल कानून जुर्म है। तो सरकार के मंत्रियों का ये कहना कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई फ़ायदा पहुंचाता है तो इसमें कोई जुर्म नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है। जुर्म बनता है, दफ़ा 9 का संगीन जुर्म बनता है, और सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट उसके बारे में साफ है कि क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। यही है, हमने इसमें स्पष्ट किया है इस नोट। हमारे साथ किसान आए हैं। मैं ओम प्रकाश जी जो मानेसर से आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो संक्षिप्त में। सरकार ने मानेसर में दिनांक 27 अगस्त 2004 को 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए सेक्शन 4 की नोटिस जारी की। किसानों ने पुरजोर विरोध किया। किसानों ने अपनी आपत्ति दर्ज की, जिस पर जमीन अधिग्रहण अधिकारी ने कुछ जमीन अधिग्रहण से मुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद भी सरकार ने वह जमीन नहीं छोड़ी और दिनांक 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 के नोटिस 688 एकड़ जमीन की जारी कर दी, ताकि किसानों में अधिग्रहण का डर भय आंतक फैलाकर इनकी जमीन छीनी जा सके। सरकार ने इसमें से कुछ जमीन छोड़ दी जो यूनिटेक की थी, उन्होंने ऑलरेडी इसमें लाइसेंस ले लिया था, परंतु किसानों की जमीन सिफारिश के बाद भी नहीं छोड़ी। किसानों को अधिग्रहण का डर सताने लगा, क्योंकि इससे पहले सरकार ने मानेसर में 6,54,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया था। डीएलएफ ने अपनी सहयोगी कई छोटी छोटी कंपनियां बनाकर सरकार से साठ गांठ कर अधिग्रहण का डर दिखाकर जमीन खरीदनी शुरू कर दी। ज्यादातर जमीन खरीद ली, कुछ किसानों ने जमीन नहीं बेची, तो डीएलएफ ने दिनांक 2 अगस्त 2007 को सरकार से मिलकर इस जमीन के सेक्शन 9 के नोटिस जारी करा दिए। किसान डर गए। डीएलएफ की सहयोगी कंपनियों ने एकदम रेट बढ़ा दिए। इससे पहले जमीन 20-25 लाख रुपए में खरीद रहे थे। सेक्शन 9 के नोटिस के बाद उसी जमीन को 1 से 1.5 करोड़ रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। जब ज्यादातर जमीन डीएलएफ और उसकी सहयोगी कंपनियों ने खरीद ली, तो दिनांक 24 अगस्त 2007 को इस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया। हमें लगा हमारे साथ सरकार ने मिलकर धोखाधड़ी की गई है। अधिग्रहण का डर भय आंतक फैलाकर हमारी जमीन छीन ली। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों की सुनी, तो हम भी पिछले साल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गए। हमें दिनांक 17 दिसंबर 2011 को इस जमीन पर स्टे मिल गया। हमने स्टे की कॉपी उपायुक्त गुड़गांव, डीसी गुड़गांव को दे दी, लेकिन डीएलएफ कंपनी ने आज तक भी इस जमीन पर काम बंद नहीं किया है। और डीएलएफ कंपनी आज भी फ्लैटों की बुकिंग जारी किए हुए है। हमारी जमीन अधिग्रहण का डर भय तक फैलाकर छीन ली गई। अधिग्रहण के नोटिस से पहले और अधिग्रहण के नोटिस के रद्द होने के बाद डीएलएफ और उसकी सहयोगी कंपनी ने यहाँ 1 भी एकड़ जमीन क्यों नहीं खरीदी? आईएमटी मानेसर के गांवों को एचएसआईडीसी द्वारा बांग्लादेशी घोषित कर दिया है। एचएसआईडीसी ने मानेसर की ज्यादातर जमीन खरीद ली थी, जिसमें कुछ उद्योगों के लिए, और 256 एकड़ रेजिडेंशियल सेक्टर बनाया, जिसमें एचएसआईडीसी के अधिकारियों ने काफी लूट मचाई। निचले कर्मचारी ना बोले, उनकी लूट में शामिल रहे। उसके लिए इन अधिकारियों ने उनका मुंह बंद करने के लिए रेजिडेंशियल सेक्टर में सिडको के नाम से 10 एकड़ जमीन पर कर्मचारियों के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बना दी, जिसमें सारे हरियाणा के एचएसआईडीसी के कर्मचारी शामिल कर लिए गए। इन सोसाइटियों में बनकर तैयार हो गई है। आज इनमें कोई कर्मचारी नहीं रहे, ज्यादातर बेचकर चले गए, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग कर गए।
जबकि मानेसर के गांव वालों के लिए कोई गुरुद्वारा सोसाइटी नहीं दी गई। हमारी लाख विनती के बावजूद हमें किसी सोसाइटी के लिए जगह नहीं दी गई और कहा गया कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। उनके नजरिए से ये मानेसर वाले बांग्लादेशी हैं। हमें किसी भी भूमालिक को और गांव के किसी भी भूमिहीन आदमी को इन सोसाइटियों में जगह नहीं दी गई। हरियाणा स्टेट HSI का नाम था हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका नाम इन्होंने बदल के हरियाणा स्टेट इंडिविजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर दिया। धन्यवाद। सुरेंद्र जी वजीराबाद से आए हैं, जहाँ से 350 एकड़ जमीन जो मैंने बताया था कि इसको दे दी गई है DLF को। ये 350 एकड़ जमीन के बारे में अरविंद जी ने आपको तफसील से बता ही दिया। उसी गांव का निवासी हूँ मैं जिस गांव की ये जमीन है। इस जमीन को वजीराबाद गांव, इस जमीन को पहले अधिग्रहण किया हुड्डा अथॉरिटी ने, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया HSI और उन्होंने कर दिया DLF को। ये तो हुई एक बात, हमें मुआवजा तो कम मिला ही, दूसरा नुकसान हमारा और हो गया। ये जो जमीन DLF को दी गई है, एक पॉलिसी है सरकार की कि जिनकी भी जमीन एक्वायर होती है, सरकार लेती है, वहां जो सेक्टर बनता है उस सेक्टर में जिन किसानों की जमीन गई है उनको रहने के लिए प्लॉट दिए जाते हैं, हाउस की कोटे के प्लॉट होते हैं। अब वो जमीन तो दे दी DLF को, अब जो प्लॉट किसानों को मिलने थे वो प्लॉट भी नहीं मिल रहे। उसके लिए किसान जा रहे हैं हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ये फैसला है, हाई कोर्ट में कहा गया है कि इनको प्लॉट दिया जाए और इनकी बात सुनी जाए। हम अथॉरिटी के पास गए, हाई कोर्ट की गाइडलाइन पे अथॉरिटी ने हमें जवाब दिया कि हमारे पास जमीन नहीं है आपको प्लॉट देने के लिए, जब कभी जमीन होगी हम आपकी एप्लीकेशन ले लेंगे। जब इन्होंने जमीन ही बेच दी, उसकी तिजारत कर रहे हैं, तो ये हमें प्लॉट कहां दे देंगे। हमारे यहाँ ढाणी सिस्टम है। ढाणी सिस्टम ये होता है कि जो आदमी अपने खेतों में मकान बना लेते हैं और वहीं पे अपना रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। गांव में उनके पास जमीन कम होती है रहने के लिए, वो खेत में ही अपने जाके बस जाते हैं। खेतों में इन्होंने कोई जमीन हमारे लिए रहने के लिए छोड़ी नहीं, पूरी जमीन एक्वायर कर दी और जो हमारा हक था प्लॉट लेने का वो भी हमसे छीन लिया। अब ये बहुत से घोटाले क्या क्या कहते रहे, आप टीवी वाले दिखाते रहोगे और हम भगते रहेंगे। सूता सा काम भी हो है, कुछ हो जाए तो देख लियो। फालतू के अभाव बस यही बात है। रोना तो बहुत है, पूरा देश ना रो रहा, पूरा गांव रो रहा, लेकिन बात ऐसी है कोई सुनने वाला नहीं। जब DLF को पहुंचा दिया फायदा, जब अभी देते हैं आपकी बात का जवाब, चिंता मत कीजिए। ये देखिए HSIDC ने जब वो यूनिटें कितना दे रही है और आपके बढ़ेगा जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो कितना दे रहे हैं। हमारे साथ हो तो हमें प्लॉट दिला दो और हमें ये जो ठगी है मैं बस लास्ट में एक दो चीजें कहना चाहता हूँ कि ये क्लियर किया जाए कि रॉबर्ट वाड्रा में और कांग्रेस में क्या रिश्ता है। क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं भाई ये रॉबर्ट वाड्रा जी सेपरेट हैं, इनका कांग्रेस से रिश्ता नहीं है, सरकार से रिश्ता नहीं है, ये तो DLF और उनके बीच की बात है। लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा जी ने सामने नहीं कहा, कांग्रेस के लोग उनका बचाव कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाले उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात कि रॉबर्ट वाड्रा जी में और सरकार में क्या रिश्ता है?
अगर तो ये प्योरली आर्म्स लेंथ के ऊपर एक बिजनेस डीलिंग है तो फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर उनको क्यों बचा रहे हैं, लॉ मिनिस्टर खड़े होकर उनको क्यों बचा रहे हैं, और आज तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने भी उनको बचाने की कोशिश की। सारे मंत्री लगे हुए एक आदमी को बचाने के लिए। सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी के लिए जान दे दूंगा। हमने जब उनको वोट डाला था हमने तो सोचा था शायद वो देश के लिए जान देंगे। अगर हमें पहले ही पता होता वो सोनिया गांधी जी के लिए जान देने वाले हैं तो शायद जनता उनको वोट ना करती। मोदी जी कह रहे हैं उनको इन 6 कंपनियों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस देश की सारी जनता को दिखाई दे रहा है, मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? इस देश के ये जो मैंगो पीपल है ना, ये इन सारे शक्तिशाली लोगों के डूबने का कारण बनने वाले हैं बहुत जल्दी। हमने सुना एक कंपनी है बीपीटीपी, एक कंपनी है इंडिया बुल्स, बता रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हैं। आज आप लोगों के माध्यम से हम सारे टीवी चैनल्स को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जरा जबरदस्त टिकर चला दीजिएगा इसके ऊपर कि बीपीटीपी और इंडिया बुल्स के बारे में जिसके पास सबूत है देश भर में सब लोग भेज दें। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अब समय आ गया इस देश की राजनीति बदलने का, और ऐसा लगता है बिल्कुल वो कह रहे हैं जीएमआर को भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, समय आ गया, बहुत हो गया। जैसे वो भाई बता रहे थे किसानों की व्यथा है जो ये बता रहे थे कि कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो सारा देश लुट रहा है। तो अब समय आ गया है, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बहुत सबूत आ रहे हैं हमारे पास, आपके पास भी अगर कुछ है तो हमें जरूर भेजें। और कल जो हम एक और खुलासा करने वाले थे उसको 16 तारीख को करेंगे। जो लोग कानून को समझते हैं वो लोग ये कहते हैं कि इसमें भले ही तो प्राइवेट लोगों के बीच ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जो सबूत बता रहे हैं उससे कोर्ट चाहे तो सो मोटो नोटिस भी ले सकता है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल तो ऐसा नहीं किया है। लेकिन क्या आप इन सबूतों के साथ कोर्ट मूव करेंगे ताकि कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करे इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हो? देखिए, हम सरकारों को इस देश में क्यों चुन के भेजते हैं? हम इसलिए चुन के भेजते हैं कि वो हमारे भले के लिए काम करेंगे। और सरकार चुनने के बाद एक के बाद एक भ्रष्टाचार करे, एक के बाद एक भ्रष्टाचार करे, अन्याय करे, लोगों का खून चूसे। और जब हम कहें भाई न्याय दो तो कहीं कोर्ट चले जाओ। कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है हम सोचेंगे। अगर इन लोगों को ये सरकारें नहीं चला सकते, इनकी सीबीआई काम नहीं कर सकती, इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता, इनका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम नहीं कर सकता, ये लोग अगर काम नहीं कर सकते, पहले ये लोग इस्तीफा दे दें, हुड्डा साहब इस्तीफा दे दें, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम सारे लोग देख लेंगे कि कोर्ट जाना है कि नहीं जाना। अरविंद जी इधर, आपके पास हिमाचल सरकार प्रियंका गांधी को लेकर के भी पत्र लिखा गया, क्या उसकी भी जांच पड़ताल आप लोग कर रहे हैं? प्रियंका गांधी के खिलाफ हमने होंगे? कल स्टेटमेंट जारी किया था, हमारे पास शांता कुमार जी का लेटर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मिलकर देश को लूट लिया है। और शिमला में भी उन्होंने कहा, मैंने सुना है शिमला में भी प्रियंका जी की कोई प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी, आप उसको भी शामिल कर लीजिए। तो हमने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया था कि शांता कुमार जी की तो पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो चाहे धूमल साहब चाहे तो 2 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं कि शिमला की कौन सी प्रॉपर्टी है। हमको सारे कहते हैं सबूत निकालो, ना बीजेपी वाले सबूत निकालते, ना कांग्रेस वाले सबूत निकालते, कहते तुम सबूत निकालो। अरे सारी जांच एजेंसी तो तुम्हारे पास है, सारा तामझाम तो तुम लोगों के पास है। तो अगर धूमल साहब चाहे तो 2 मिनट में पता कर सकते हैं प्रियंका गांधी की कौन सी प्रॉपर्टी है। और दूसरा, हमने शांता कुमार जी से कहा कि लूटने में तो सारे ही शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। तो हम मांग करते हैं धूमल साहब से कि आप तुरंत देश को बताइए कि प्रियंका जी की कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है। और हमने सुना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बाहर के लोग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो प्रियंका जी को कौन सी सरकार ने इजाजत दी थी वहां प्रॉपर्टी खरीदने के? किससे मांग कर रहे हैं? हम क्यों मांग कर रहे हैं? इस देश की जनता मालिक है, हम इनसे मांग करने के लिए नहीं बैठे हैं इस देश के अंदर। यहाँ पे
इनसे अब मांग करना बेकार है। मांग कर करके देख लिया 1-1.5 साल के अंदर। अब तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अब तो इनको खोलना है, इनकी पोल खोलनी है इस देश के सामने। हम यहाँ पे पोल खोलने के लिए बैठे हैं इस देश के सामने, उनको बताने के लिए बैठे हैं। जैसे ही सुरेंद्र भाई साहब ने कहा कि सब कुछ लुट गया, अब अगर इस देश की जनता जल्दी नहीं जागेगी तो कुछ बचने वाला नहीं है इस देश के अंदर, इसलिए बैठे हैं आपके सामने। लेकिन उनका जवाब है कि आप अपनी पार्टी बना चुके हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है जी, हम सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। आपने तो सारा देश लूट लिया, कुछ तो शर्म करो। Scuffle took place in late morning with the Congress workers, with ISC volunteers. What did you hear? Was there some seriously political motivated, or was this just a minor scuffle? I heard that there was some scuffle, and this is bound to happen. हमने अपने सारे लोगों को कहा है कि इसके लिए तैयार रहिए, because लोग गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें संयम बरतना है, हमें अहिंसा से रहना है। अगर कोई मारता है तो सामने खड़े हो जाओ, मार खा लो, लेकिन हाथ वापस मत उठाओ। अरविंद, कल आप जिस तरह से मंच पर चढ़े थे, विजय गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पहले तो आपने उनसे अनुमति मांगी कि हम 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद बिजली के मुद्दे पर उन्हीं के मंच से उन्हीं के खिलाफ बातें की गई, जो कि तमाम मीडिया चैनल से दिखाई गई। उसके बाद वो रो दिए। उनका कहना यह है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं 3 साल में एक बार भी बीजेपी ने उस इशू को रेज नहीं किया, दबा के बैठी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले दिल्ली में बीजेपी, हमारी तो एक ही बात है, 2 क्वेश्चन है। बीजेपी ने संसद में और विधानसभा में 3 साल में इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठाया? संसद को वो आए दिन बंद कर देते हैं, एक दिन बिजली वाले मुद्दे पे भी बंद कर देते हैं। दूसरा प्रश्न ये कि जो ऑर्डर है बरजिंदर सिंह जी का कि दिल्ली के अंदर 23% बिजली के दाम घटने चाहिए, उस ऑर्डर की एक कॉपी कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास है। मैंने ये भी विजेंद्र गुप्ता जी के पास पढ़ी है वो कॉपी। तो बीजेपी वाले उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? कांग्रेस वाले उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? देश के लोगों की जीत है, हमारी क्या जीत है? आज जो 2 कनेक्शन हम जोड़ के आए थे, मेरे को तो ये लोग नहीं कुछ कर रहे, उन दोनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। ये तो गलत है ना। अभी भी फोन आया था सेक्टर 20 की झुग्गियों में, जब हम जहां गए थे परसों, वहां पूरा दिन से उन्होंने जानबूझ के बिजली काटी हुई है। ये तो तानाशाही हो गई इन कंपनियों की। इन कंपनियों को भी हम कहना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा संयम में रहें। इस तरह की अगर वो हरकत करेंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पूरा दिन से सुबह से वहां की झुग्गियों में की बिजली काटी हुई है, सबक सिखाने के लिए उस एरिया के लोग। कैसा बताया कि बिटवीन 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो करप्शन का अगर कोई केस बनता है तो उसको लेके आप कोर्ट जा सकते हैं, और एविडेंस एक्ट में उसका प्रोविजन है कि कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले सकता है। Then why don't you approach the court? Because if you are not approaching the court, it is inviting the allegation that you only believe in sensationalizing things. It's not about sensationalizing things. देश के लोगों को यह बताना है कि देश किस तरफ जा रहा है। हर चीज का समाधान कोर्ट में नहीं मिलता। गांधी जी किसी भी केस में लेकर कोर्ट में नहीं गए थे। ये सड़कों की लड़ाई है और ये सड़कों पे की लड़ी जाएगी, ये कोर्ट की लड़ाई नहीं है। ये 1 या 2 लोगों को जेल भिजवाने की लड़ाई नहीं है, ये पूरे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और इस पूरी व्यवस्था का कैरेक्टर, इस पूरी व्यवस्था का चरित्र इस देश के लोगों के सामने खोलना पड़ेगा। परसों शाम अपने पेज पर लिखा था मैंगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक। तो बनाना रिपब्लिक एक बहुत मशहूर अमेरिकन राइटर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ओ हेनरी की टर्म है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे देश जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सामरिक रूप से ध्वस्त हो गए हों। तो मैंने उसमें लिखा था कि हम लोग तो अपने आप को आम आदमी मैंगो पीपल मान लेते हैं, उसमें हमें कोई शर्म लिहाज नहीं है, लेकिन जिस भारत देश ने आपको और आपसे जुड़े हुए परिवार को इतनी गरिमा, इतनी इज्जत और इतनी ताकत दी, उसके 125 करोड़ लोगों को बनाना रिपब्लिक से तुलना करना आपकी एहसान फरामोशी है, जिस पर आपको माफी मांगनी चाहिए। फिर उनके URL से जाकर लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया, जिसके बाद भी जब रात को 12 बजे उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट किया, तब भी उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की हिंदुस्तानियों पर। उन्होंने कहा कि इस देश के लोग ह्यूमर नहीं समझते हैं, इसलिए मैं अपना अकाउंट डिलीट कर रहा हूं और अब मैं केवल उन लोगों को जोड़ूंगा जो समझदार लोग होंगे। तो मेरा उनसे निवेदन था, बाद में मैंने लिखा कि अगर इस देश के लोग इतना ही ह्यूमर नहीं समझते, ये इतना ही खराब देश है, तो 2 सवाल हैं। एक तो बनाना रिपब्लिक बना,
तो 9 साल तो आपकी सासू जी इस देश को चला रही थी, उनके नेतृत्व में सरकार चला रही थी। तो आप हमसे पूछने की बजाय उनसे पूछिए कि मम्मी जी ऐसा कैसा हो गया कि बनाना रिपब्लिक बन गया। और दूसरा, अगर आपको इतनी दिक्कत है इस देश के लोगों से जिनमें ह्यूमर नहीं है, जो बनाना रिपब्लिक है, तो आप जरा सूचना दें कि किस तारीख को आप इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। विजय गोयल ने आपको कांग्रेस का एजेंट करार दिया है। कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस के एजेंट है, तो जनता के एजेंट है। डॉक्यूमेंट तो आप ही के पास है सारे के सारे, हम कहां से लाए डॉक्यूमेंट? हमने तो दिखा दिया कि किस तरह से अरालिया का 12 करोड़ का 25 करोड़ का फ्लैट आपने 90 लाख में दे दिया, किस तरह से 7 फ्लैट की कीमत एक फ्लैट की कीमत में 7 फ्लैट बेच दिए। अब आप निकालो ना सारे एविडेंस, आप अपनी अलमारियों में रख के बैठे हो। अरविंद, राशिद अभी का ये भी कहना है कि आप सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए मीडिया के सामने बिल्कुल आए हैं, जबकि ये डॉक्यूमेंट्स आप हरियाणा सरकार को पहले दिखा सकते हैं। हम तो सारी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, हम तो सारे चीप लोग हैं, हम तो सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं, पार्टी बना ली है तो हम केवल आप ही लोगों ने तो हमें धकेला पॉलिटिक्स के अंदर। पिछले साल कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव अब लड़के दिखा रहे हैं तो कह रहे हो देखो इनकी तो राजनीति थी, देखो इनकी तो मंशा ही करा रहे हैं, ना इधर जीने देते ना उधर जीने देते। अरविंद जी, आपने कहा कि जितना भी आपने निकाला है पंजा के खिलाफ मसाला, और उसी साथ आप कहते हैं कि किसी भी माई की आदमी पर नहीं है जो इसके ऊपर जांच करने वाले, तो इन दोनों बातों के बीच क्या निकलेगा? निकलेगा यही कि हम लोगों ने, आम लोगों ने, सब लोगों ने इन्होंने मिलकर ये सारा एविडेंस देश के सामने रखा है। क्या ये प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है? मेरे घर के सामने कत्ल हो गया, मैं थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवाने जाता हूँ, थानेदार कहता है कि पहले हत्यारे को पकड़ के लाओ, सारी जांच पूरी करके लाओ तब मैं एफआईआर लिखूंगा। भाई मैं तो जाके बता रहा हूँ कि कत्ल हो गया, अब आप जांच कर लो। वो कहते नहीं कि सारा सब कुछ तुम ढूंढ के लाओ, सब कुछ करके नहीं तो कोर्ट चले जाओ। आप क्या करोगे? आप इस्तीफा दे दो, फिर आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? सरकार अगर जांच का आदेश दे दे, निष्पक्ष जांच किससे कराएगी? जांच निष्पक्ष जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर में एसआईटी बनाई जाए। एफआईआर तो कम से कम आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर तो तुरंत दर्ज की जाए। जो आदमी इस देश के अंदर 15,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं देता, एक मजदूर, उसके खिलाफ 24 घंटे में एफआईआर कर देती है शीला दीक्षित। लेकिन अगर कोई आदमी 50 लाख से 300 करोड़ रुपए बना लेता है बिना किसी काम धंधे के, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। एक सवाल बार आपने 2 बार कहा कि 6 तारीख को आप 2 लोगों को छोड़, फिर बाद में आपने कहा कि हम 1 बार करेंगे, 5 को 1 को करेंगे, 10 को, फिर आज आपने कहा कि ज्यादा बार अब इसके बाद क्या प्रेशर बनेगा? अब आपको लगता है इसके बाद भी कोई प्रेशर बन सकता है? ये झुंझलाहट दिखाते हैं इन लोगों की, ये एरोगेंस दिखाते हैं इन लोगों की, ये सुनना नहीं चाहते। आम आप लोगों की नहीं सुनना चाहते, आप लोग तो इतने शक्तिशाली लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, आम जनता की ये लोग कहां से सुनेंगे? थैंक यू।